टॉपिक इज़ एम्बेडेड सिस्टम। लास्ट वीडियो में थर्ड रिवॉल्यूशंस क्या होता है देखा था। साथ ही हमने ये देखा था कि डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होते हैं। साथ ही हमने ये भी देखा था कि बेसिक कंपोनेंट ऑफ सर्किट है क्या। ठीक है ना। तो आपका स्वागत है सुमित जैन चैनल में एम्बेडेड सिस्टम में। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। कंटेंट क्या है आज के, टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस एंड पावर सप्लाई इसके मैनेजमेंट। साथ अपन बात करते हैं सेमीकंडक्टर की। पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री सेमीकंडक्टर पे टिकी हुई है, ऐसा बोल सकते हैं अपन। अगर मैं आज से पहले की अगर डायोड की बात करूं, तो पहले डायोड बहुत बड़ा होता था। बहुत बड़ा होता था, पर अभी अगर डायोड की बात करो तो फर्स्ट आपको डायोड विजुअल हो रहा है। डायोड है, ये डायोड है। और इसके अलावा जो एलईडी है, एलईडी भी कुछ आईसी है, ऑप्टोकपलर, एक ट्रांजिस्टर, मॉसफेट और डिफरेंट टाइप के ये सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं। अगर किसी भी एक सर्किट की बात करो तो इन सारे डिवाइसेस को यूज करके ही सर्किट बनाया जाता है, और ये सारी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं। पुराने जमाने में जब सेमीकंडक्टर नहीं था तो ट्रांजिस्टर और डायोड के लिए अपन वैक्यूम ट्यूब का यूज करते थे। तो प्रॉब्लम क्या होती थी वैक्यूम ट्यूब के साथ कि थोड़े से टाइम पहले 5 to 10 years पहले नॉर्मल बल्ब्स आते थे, येलो कलर के नॉर्मल बल्ब्स आते थे। तो उनको अपन यूज करते थे, 1 month 2 month में वो फ्यूज हो जाते थे। ठीक है, इसके बाद एलईडी आई, तो एलईडी की गारंटी ही 2 years 3 years की होती है। तो एलईडी से क्या हुआ कि लाइफ बढ़ गई। वैसे ही अगर मैं सेमीकंडक्टर की बात करूं, सेमीकंडक्टर के आने से जो कंपोनेंट और सर्किट, इन सब की लाइफ बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई। लाइफ भी इंक्रीज हुई, साथ में जो साइज है ना वो भी इंक्रीज हो गई। और एक और फैक्टर थोड़ा सा अपन को मिला, इंपॉर्टेंट फैक्टर, कि जो भी मतलब रोबस्ट बोलते हैं ना, जिसको रोबस्ट मटेरियल है, वैसे सारे कंपोनेंट होना स्टार्ट हो गए। अगर मैं एक डायोड की बात करूं तो उस डायोड को मैं लेकर कहीं फेंक भी दूं या फिर उसको तोड़ने की कोशिश करूं, तो इजीली नहीं टूटता डायोड। ठीक है, आईसी भी इजीली नहीं टूट पाती। अगर मैं पहले के डायोड्स की बात करूं तो वैक्यूम ट्यूब में होते थे, कांच के बने होते थे, ग्लास के, तो वो टूट जाते थे, फ्यूज हो जाते थे। तो वो सारी प्रॉब्लम अपन ने यहाँ पे सारी की सारी कम कर दी। ठीक है, इसके बाद मैं बात करता हूँ पावर सप्लाई की। फिर वो आपकी मोबाइल का चार्जर हो, लैपटॉप का चार्जर हो, एक लैपटॉप हो, कोई भी चीजें, पावर सप्लाई का जो मैनेजमेंट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर अपन ने पावर सप्लाई को मैनेजमेंट प्रॉपर मैनेज नहीं किया है तो आपकी बैटरी है, अगर वो चार्ज हो रही है तो वो खराब भी हो सकती है। इसलिए लोग बोलते हैं ना कि आपके मोबाइल का चार्जर है, आप ही अपने मोबाइल को चार्ज करो, दूसरे के मोबाइल से चार्ज नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, अगर मैं दूसरे के एडोप्टर से, मोबाइल के चार्जर से अपना मोबाइल चार्ज करता हूँ तो मेरे मोबाइल की बैटरी धीरे धीरे खराब हो सकती है। क्यों? क्योंकि मेरी जो बैटरी है, मेरा जो अपन को पावर सप्लाई का मैनेजमेंट बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, इंडस्ट्री में भी और कहीं पे भी अपन एक प्रोजेक्ट भी बना रहे हैं उसमें भी अपन को ध्यान में रखना पड़ता है। अगर आपने पावर सप्लाई के मैनेजमेंट में अगर ज्यादा महंगे कंपोनेंट यूज कर लिए तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव बनाना पड़ता है। और अगर लो क्वालिटी के कंपोनेंट यूज करे मैंने तो वो जल्दी खराब हो जाता है। इसलिए अपन को बहुत सोच समझ के कंपोनेंट चूज करने पड़ते हैं। ठीक है, इस तरीके की कुछ पावर सप्लाई दिखती है, डिफरेंट टाइप की पावर सप्लाई हो सकती है। ठीक है, अब पावर सप्लाई के अपन कुछ क्वालिटी जो पैरामीटर हैं उसको अपन समझते हैं एक बार। वोल्टेज, पावर सप्लाई में वोल्टेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि अगर वोल्टेज या फिर आईसी, आईसी बहुत सेंसिटिव एक डिवाइस होती है, एक कंपोनेंट होता है। अगर उसको ज्यादा वोल्टेज आप अप्लाई करोगे या ज्यादा करंट अप्लाई करोगे तो उसमें प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, एक पैरामीटर होता है आउटपुट वाला, एक पैरामीटर होता है सप्लाई, पावर सप्लाई में इनपुट वाला। कि अगर मैं पावर सप्लाई को, अपना जो एसी है 230 वोल्ट एसी है, अगर मैं उसमें अप्लाई करता हूँ और अगर कभी वोल्टेज, पावर सप्लाई जो एमपीबी का वोल्टेज आता है जो भी, तो वो अगर अप डाउन होता है, मेरी पावर सप्लाई कितना वोल्टेज टॉलरेंस बियर कर सकती है। अगर वो बिल्कुल भी नहीं कर सकती है तो क्या होगा कि अगर 230 वोल्ट से 250 वोल्ट हुआ तो मेरी पावर सप्लाई खराब हो जाएगी। तो अपन जब भी पावर सप्लाई बढ़ाते हैं तो अपन वोल्टेज का एक पैरामीटर ध्यान में अपन को रखना पड़ता है। और एक चीज और, अगर लो वोल्टेज होता है
तो कितने वोल्टेज तक मेरी पावर सप्लाई प्रॉपर आउटपुट डिलीवर कर सकती है। क्योंकि अगर वोल्टेज 110 हो गया या 120 हो गया तो मेरी पावर सप्लाई डाउन हो जाएगी। तो अपन को वो पैरामीटर भी ध्यान में रखना पड़ता है कि वोल्टेज डाउन में भी मेरी पावर सप्लाई प्रॉपर काम करे। सेकेंड पॉइंट है करंट हार्मोन। कई बार क्या होता है, जो करंट होता है ना, वो करंट अप होता है, डाउन होता है। क्यों अप डाउन होता है? कई बार मैंने कोई एक कैपेसिटर या फिर एक ट्रांसफार्मर यूज किया पावर सप्लाई में, वो ट्रांसफार्मर में कहीं ना कहीं हीट के चलते कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ एरर्स आती हैं। ठीक है, अगर एरर्स आती हैं तो उससे क्या होता है, जो करंट है उसमें हार्मोनिक वेव्स बनना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, अगर किसी पावर सप्लाई में जो पावर डिलीवर हो रहा है उसमें अगर हार्मोनिक वेव्स होंगी तो वो मतलब अपने जो कंपो ये चीज आपको 1 या 2 दिन में या फिर 1 या 2 वीक में नहीं दिखेगी। ये लॉन्ग टर्म 1 ईयर 2 ईयर जब पावर सप्लाई आप यूज करोगे तो आपके जो कंपोनेंट हैं सर्किट के, वो सारे के सारे खराब हो जाएंगे। इसलिए अपन को ध्यान में रखना पड़ेगा कि करंट जो है वो प्रॉपर उसका मैनेजमेंट हो। ठीक है, चलो उसके बाद अपन बात करते हैं फ्रिक्वेंसी की। क्योंकि आपने बहुत सारे मोबाइल के एडोप्टर्स की बात करें तो उन पे आपने देखा होगा 50 to 60 हर्ट्ज लिखा होता है फ्रिक्वेंसी का। ठीक है, तो अपन को ध्यान में रखना पड़ता है कि जो मैं पावर सप्लाई डिजाइन कर रहा हूँ, पावर सप्लाई बना रहा हूँ, तो उसमें 50 हर्ट और 60 हर्ट दोनों पे काम करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि ये पूरी इंडस्ट्री में स्टैंडर्ड चल रहे हैं। अगर मैं अमेरिका की बात करूं तो वो जो पावर सप्लाई मेरी अमेरिका में भी चलना चाहिए, क्योंकि वहां पे करनी पड़ती है फ्रिक्वेंसी, अपन को ध्यान में रख के काम करना पड़ता है। और फ्रिक्वेंसी में कितना वेरिएशन मेरा सर्किट वेयर कर सकता है, क्योंकि कई बार क्या होता है इंडिया में भी फ्रिक्वेंसी 0.1%, 0.1, 0.2 पैरामीटर अप एंड डाउन होती है, तो वो भी टॉलरेंस अपनी पावर सप्लाई झेल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं पावर इफिशियंसी की। कई बार क्या होता है, मैंने एक पावर सप्लाई डिजाइन करी, एक पावर सप्लाई मैंने सिंपल ट्रांसफार्मर से डिजाइन करी, एक पावर सप्लाई मैंने प्रॉपर एक स्विच मोड पावर सप्लाई जो एसएमपीएस होती है उससे डिजाइन करी। एसएमपीएस क्या होती है अभी बताऊंगा। तो एसएमपीएस और एक ट्रांसफार्मर से पावर सप्लाई डिजाइन करी, तो दोनों की पावर सप्लाई अगर मैं वन एम्पियर की डिजाइन करूंगा, 1 एम्पियर की, तो क्या होगा कि पावर इफिशियंसी की बात करूंगा तो जो एसएमपीएस है उसमें पावर इफिशियंसी ज्यादा मिलेगी। क्यों? क्योंकि जो ट्रांसफॉर्मर होता है उसमें आयरन का कोर होता है और बहुत सारे उसमें लॉस हो जाते हैं, एडी करंट लॉस, आयरन कोर लॉस, इस तरीके के बहुत सारे लॉस हो जाते हैं। ठीक है, तो अपन को ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि पावर इफिशियंसी अपन को कितनी रखनी है। अगर मैं ट्रांसफॉर्मर की बात करूंगा तो अगर 1 एम्पियर का ट्रांसफॉर्मर है तो वो जब इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा 1.5 एम्पियर के अप्रोक्स इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा। और अगर मैं एसएमपीएस की बात करूं, एसएमपीएस बहुत ज्यादा एफिशिएंसी होती है। अगर मैं बात करूं एसएमपीएस 80 प्लस परसेंटेज एफिशिएंट होती है। और अगर मैं ट्रांसफार्मर की बात करूं तो 80 से नीचे ही रहता है उनका एफिशिएंसी पैरामीटर। ठीक है, तो अपन को एफिशिएंसी का भी बहुत ज्यादा ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल अगर आप यूज कर रहे हो, एक पावर सप्लाई आपने डिजाइन करी एक यूज के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप जब इंडस्ट्री के एक इसमें जाते हो तो वहां पे बहुत सारी पावर सप्लाई लगी हुई होती है, बहुत सारी मशीन्स होती हैं। अगर एक मशीन डेली एक ही यूनिट एरर कर रही है, एक यूनिट एरर जा रही है एक पावर सप्लाई में, तो अगर 100 मशीन तो 100 यूनिट पर डे एरर जाएगी, जो कि बहुत ज्यादा हो जाता है। तो अपन को वो चीज ध्यान रखनी पड़ती है। इसके बाद मैंने एक पैरामीटर और डिस्कस किया था, फिर से भी करते हैं, लो कॉस्ट। अपन को कंपोनेंट पावर सप्लाई जो होती है वो लो कॉस्ट में बनानी पड़ती है। लो कॉस्ट से मतलब ये है कि अपन को कंपोनेंट अच्छे भी यूज करना है और पावर सप्लाई की जो ओवरऑल कॉस्ट है वो मुझे लो रखनी है। क्योंकि अगर मैं ज्यादा लो रख दूंगा पावर सप्लाई की कॉस्ट, तो उसमें क्या होगा, कंपोनेंट खराब यूज होंगे। तो मुझे एक पैरामीटर सेलेक्ट करना पड़ता है कि मैं इतना रेंज में, मान लो मैं 20 या 30 जितनी भी ये मैं पावर सप्लाई बना रहा हूँ वो मैंने सेट कर लिया, उसके हिसाब से मैं जो बेस्ट कंपोनेंट होंगे वो चूज करूंगा और लो बजट में लो कॉस्ट में एक पावर सप्लाई डिजाइन करूंगा। ठीक है, पर वो मेरे सारे पैरामीटर को, ऊपर के जितने पैरामीटर है उनको पूरा का पूरा एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर वो पैरामीटर कोई छूट जाएगा, जैसे लो वोल्टेज का छूट गया या फ्रिक्वेंसी का पावर छूट गया, तो अपने लो कॉस्ट का कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो पावर सप्लाई खराब हो जाएगी। तो अपन को सारे पैरामीटर ध्यान में रखते हुए कॉस्ट भी करनी पड़ती है पावर सप्लाई की। और रिलायबल भी होना चाहिए। अगर पावर सप्लाई आपने बनाई
आपने टेस्ट भी करी, आपने 10 दिन टेस्ट करी और किसी कस्टमर के यहाँ किसी इंडस्ट्री में आपने वो अप्लाई करी और जब पावर सप्लाई कुछ दिन चलने के बाद कंटिन्यूस चलती हैं, कई बार क्या होता है, अगर डोमेस्टिक यूज़ की बात करूँ तो पावर सप्लाई कम यूज़ होती हैं, 24/7 यूज़ नहीं होती। अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूँ तो बहुत सारी इंडस्ट्री में 24/7 पावर सप्लाई यूज़ होती है। तो अपनी पावर सप्लाई रिलायबल होना चाहिए। पावर सप्लाई एक बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत मतलब हाई लेवल की चीज़ है। तो ये बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पावर सप्लाई कहीं और से भी डिज़ाइन कर लेते हैं, बहुत सारी कंपनियाँ करती हैं पावर, तो बहुत सारी चीज़ें आप आगे सही कर सकते हैं। नेक्स्ट। And please subscribe my channel and click the bell icon button. Remaining topic I will cover in the next video.